अभी उसी की पास गश्त बाकी थी कि दरवाज़ा खुला और उसकी उम्र और उसी जैसे हुलिये वाला कदरे सांवली रंगत का उसका हमशक्ल कारपेट पर लुढ़क गया। फर्श पर पड़े लड़के ने अपने गॉगल्स कारपेट से उठाए और घुटनों पर से पेन झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। उमर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक किस्म देखे जा रहा था। अब ये स्टेचू बने क्यों खड़े हो? उसने टोका। खुद भी मुड़ कर देखा तो फौरन ही उसे अपने फर्श नशीन होने की वजह समझ आ गई। मारे गए, एकदम उसके मुंह से निकला। उमर ने पीछे उसके कंधों पे हाथ मारा। भाग उज़ैर। वो दोनों भाग कर तानिया की चेयर के पीछे जा छुपे, जो दोनों हाथ मुंह पे रखे हंसी रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। बाहर निकलो तुम दोनों। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले तो वो दोनों लटके हुए चेहरों के साथ सामने आ गए। इन दोनों को पार्किंग में देखकर ही मैं समझ गया था कि ये सीधे तुम्हारे पास ही आएंगे। उमर, उमर तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उजैर क्या कर रहा था? ये साहबजादे घुटनों के बल बैठे की होल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। हरचंद के तालियां को मालूम था उनका गुस्सा मसनूई है, पर अपने भाइयों के उतरे चेहरे देख कर कहा, जाने देना बाबा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रलती होती हालत उन्हें इतना महसूस कर रही थी कि वो मजीद खिंचाई करने के अंदाज में बोले, पहले पूछो इन दोनों से क्या कारनामा करने आए थे यहाँ? उजैर जल्दी से बोला, हम कारनामा नहीं करने आए थे पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पर इनसे मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए दिल बेचैन था बस। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लें। बोल ना उमर। आला पाए की बकवास एक्टिंग करते हुए उसने उमर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गया। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने मुझे फिर 2 नंबर कहा। ज़ाहिर सब छोड़ उसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो, तो हुए ना 2 नंबर? हाँ? उज़ैर की हाँ इस कदर बदबराना थी जैसे ये बात आज ही उसके इल्म में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा ने टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो भौंचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ। तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके। तानिया सर हिलाकर बोली तो मैं जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलेंगे। वो पलटने लगे, रुक कर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही ले जाते हैं। चलें? ज़ाहिर बोलते हुए पास आकर उनके बाजू थाम कर बोला, सॉरी बेटा, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा। उस पल में एक पल में उनके चेहरे की अज़लात तन गए थे। मेरे को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? ज़ाहिर बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दें। उन्होंने भी बच्चों की तरह ज़ाहिर को पिचकारा, समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन ही मीटिंग क्यों रखी, जबकि पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते हैं? इससे पहले कि नूरुल हुदा उसे बहलाने को कुछ और बोलते, तान्या ने कहा, जाने दो ज़ाहिर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने उसकी बात पर चौंक कर उसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और उसी बात ने उन्हें चौंकाया था। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो वो समझ गए कि उसने जो कुछ भी कहा उनका भरम रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो उन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उज़ैर और उमैर को चलने के लिए कहा और खुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूर हुदा के सामने जाकर रुकी। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते, है ना पापा? उन्होंने बस उसे देखा और चुपचाप वहां से चले गए। हाई क्लास की बाकी खवातीन की तरह मरियम फारूकी भी को भी सोशल वर्क का शौक था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में उनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उस दिन भी क्लब के मेंबर्स की जॉइंट मीटिंग थी, मगर वो माजरत करके उठ गई। उनके पहुंचने तक कसरे फारूकी में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था
और शौक रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती सिटिंग रूम में पहुंची, जहां रखा भारी फर्नीचर न जाने किस तरह खिसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया था, जिसके बाद खाली पड़े कालीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं बाएं कुशन पड़े हुए थे और बहुत से गुब्बारे अजाफी आरइश के तौर पर भी सजाए गए थे। मरियम फारूकी ने अपना सर पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खदीजा, बहादुर, रशीदा, वो कर करके तमाम मुलाजिम को आवाज देने लगी। एक मुलाजिम किसी कोने से निकल कर आया। जी बेगम साहब, ये फर्नीचर यहाँ से क्यों हटाया है? और ये गुब्बारे किससे बांधे हैं? जी वो, मरियम समझ गई। अच्छा, तो ये इन तीनों की हरकत है। कहाँ है ये तीनों? किचन में। अब वहां ये लोग क्या तूफान मचाएंगे? वो बड़बड़ाती किचन की तरफ चल पड़ी। डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकहों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं, और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही उनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई थी। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के बीच घमासान का रन हुआ पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से आमेजे से सजते हुए उनकी नजर बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पैर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपना खिचड़ी खिचड़ी बालों वाला सर पकड़ कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। उस पर से नजर हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा, जो सामने रखी प्लेट में जैसे कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने? अरे क्या चीज है? रचाते हुए भी वो झिड़क कर बोली। साथ ही प्लेट में रखे उजूबे के बारे में सवाल किया। केक, जैर ने सारे बड़ी सादगी के साथ ये लफ्जी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत हाल की नजाकत को देखकर खामोश है। ये केक है? वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तानिया ने खींच कर हाथ गद्दी पे मारा उसकी गुद्दी पे मारा। उस वार्निंग के साथ ही उसने बयान बदल दिया। नहीं, उमर ने। मैंने कब बनाया? उसने आंखें दिखाई। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो, वो दान कर बोली। और तुम? वो तानिया की तरफ मुड़ी। हद करती हो तानिया, बड़ी हो, बजाय इसके कि भाइयों को टोको तुम भी उनके साथ मिल गई। हम तो बस दादा जान का बर्थडे केक बना रहे थे, उसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। और मैंने उसके जुमले को चक्कर कहा। वो अलग बात है कि ओवन से कोयला बरामद हुआ है। और वो तीनों खी करके हंसने लगे। वो कुछ नरम होकर बोली। केक मैं बेक कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज होकर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर निगरानी करेगा। सिर्फ मुझे बहादुर, और देखना इनमें से कोई भागने ना पाए। वो जा चुकी तो बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चले उमैर साहब, आप फर्श साफ करें, और तानिया बीबी, आप उजैर साहब के साथ मिलकर बर्तन धोए। इतना मारूंगी ना कि याद रखोगे। तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दुबक गया। उमैर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। चले बहादुर साहब, फर्श साफ करें, फिर आपको बर्तन भी धोने हैं। मरियम वापस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा, जो खुद भी गड़बड़ा गए। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर रहे थे, बहादुर खुद ही। शराब, उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पे बैठने को कहा और उन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। उनको मुंह बंद करके काम करता देख कर बहादुर दांत निकाल रहा था, और वो तीनों उसके दांत देखकर आंखें, मगर मामा की मौजूदगी की वजह से उसे कुछ नहीं कह सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गई और उनकी अरेंजमेंट को छेड़े बगैर उन्हीं से सारा फर्नीचर उसकी जगह पर वापस रखवाया। उठवाते वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अक्ल ठिकाने आ गई। हाय मामा, बाजू दुख रहे हैं। फर्नीचर सेट करके तीनों कालीन पर ढेर हुए कराह रहे थे। जितना चाहे शोर मचा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें भी पता था मामा पर कोई असर नहीं होगा। इसे जल्द ही कराना भूल कर कैरम खेलने बैठ गए और साथ में मरियम को भी मिला लिया। 9 बज गए हैं मामा, मैं दादा जान को बुला कर लाती हूँ, केक काट लेते हैं। 9 बजते ही तानिया उठ गई।
अपने पापा को तो आ जाने दो। उनके टोकने पर वो तल्ख से लहजे में बोली। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2 ढाई बजे से पहले नहीं होती। मगर बाबा जान तो हर बार उनसे पूछते हैं, उनका पूछते हैं। परेशान से कहकर चुप हो गई। ठीक है, केक नहीं काटेंगे, पर खाना तो खा सकते हैं ना? उसे बिलाकर उनकी बात मानकर कहा और अजहर फारूकी को बुलाने चली गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई आवाज़ नहीं उभरी तो तानिया ने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखकर जरा सा घुमाया और दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। कमरे की हल्की जर्द रोशनी में तानिया ने अंदर झांका तो निगाह सीधी कदीमी तर्ज के बने गैस से जलने वाले आतिशान पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हमेशा की तरह आज भी तानिया को वो तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद उनके सीने पर रखी थी और एक हाथ उस डायरी पर था। दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में उनके सुनहरी फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी उसी से निकल रही थी, जिसने माहौल को पुरस्कार बना दिया। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों चलती उनके सामने कार्पेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज़ देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि वो कहीं सो न रहे हों। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फारूकी बहुत ज़ोर से चौंके। यह अंदाज तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर आंखें खोल दी, मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देख कर कुछ कहा था, मगर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थी। उनके कान उस आवाज़ को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से उनके दिल में थी। तानिया के गैर इरादी अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने उसकी गुनगुनाती आवाज़ भी सुनी थी और उसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था। लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब वो उनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर उसने बहुत आहिस्ता से उनके घुटने पर हाथ रख दिया। अज़हर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उस आसमान की परी को देखा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे बाल, सुनहरी माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था। बस हाथी भाई का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ ही मिलकर काटेंगे। बोलते हुए वो जरा से तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा लिया। जब फरूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं। तो फिर आ जाने दो। माचिस चलाते उसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और साल की रात अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर उसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब वो रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स उनकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मार कर माचिस बुझाते हुए वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसके चेहरे से झलकती तकलीफ, जिसे वो आज अपने दिल में महसूस कर रहे थे, उस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हॉर्न की तेज आवाज़ सुनाई दी। हादी भाई आ गए, कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाई की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजर कर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त नूरुल हुदा दरवाज़ा खोल कर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने उसे भी संभाल लिया। अरे भाई आराम से, गिर जाओगी। उसे खुद से अलग करते हुए बोले। बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है, तब भी दौड़ कर गिल्स जाने की क्या जरूरत है? उसे खंजल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो सीट पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में, वो पलट कर बोले। जी नहीं, पास आकर उनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है, वो घबरा कर बोले।
हालांकि वो थक चुके थे और फ़ौरन सोना चाहते थे, फिर भी उनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो उस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा जान? अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले। इसका मतलब आज तो देर से आने पर डाँट पड़ेगी, और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक़्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मार कर बोले, फिर उसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करवा सकती थी। एक्सक्यूज़ मी, बुरा मान कर कहने लगी। आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद करवाना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके, ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर उसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वह बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतज़ार है? बाबा जान उन्हें देखते ही बोले, हैप्पी बर्थडे। नूरुल हुदा बाजू पर डाला कोट बेड पे उछाल कर उनसे बगलगीर हो गए। सॉरी बाबा जान, इस बार मैं भूल गया। उनसे अलग होते उसे कनखियों से देखकर वो उसे छेड़ने के लिए बोले। उसने मुंह फैलाकर रुख फेर लिया। चले बैठे। उन्हें सोफे पर बिठाते हुए उनकी नज़र केक पर पड़ी तो प्लेट पलट कर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पे आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर उसे देखकर बोले, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आ। और वो आकर बाबा जान के दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान, केक काट ले। क्या? बाबा जान, बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। अब के जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजर सी उनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उमैर उजैर सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, अब तो 12 बजने वाले हैं। दादा जान, केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाज में उनके लब से अदा हुआ। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। इतवार का दिन था। फ़ायज़ा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फ़ारिग ही हुई थी कि उसे मुलाज़िमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। तो फ़ौरन ड्राइंग रूम में चली गई। मुझे शायान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कही वो यही थी। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, फिर बात करते हैं। उसने फ़ायज़ा का बाजू गिरफ्त में लेकर कहा, फ़ायज़ा, मुझे शायान से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फ़ायज़ा ने गहरा सांस खींचते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया। उसे टेनिस उसे टेंस होते देख कर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शायान कराची में नहीं है। तौक़ुफ़ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज सँभालने सक्खर जा चुका है। तानिया के लिए ये इत्तला इस कदर गैर मुतवक्का थी कि वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मुझसे मिले बगैर चला गया? फिर उसकी शाकी नज़रों ने फ़ायज़ा को देखा। और तुमने भी मुझे अनजान रखा। मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली, जवाद की एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शाह ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें उससे बात करना चाहती हो, तो उसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फ़ायज़ा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता, मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने उसे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया भी हैरान थी। फ़ायज़ा से उसकी तरफ देखा ही नहीं गया, सर झुकाकर बोली, पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में ही अनबन हो गई हो। हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ। तानिया ने फ़ौरन तरदीद की। इम्पॉसिबल, फ़ायज़ा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी। बिना किसी बात के वो ताल्लुक़ को यूँ ख़त्म कैसे करेगा? उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फ़ायज़ा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई, फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? क्या? फ़ाज़ा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं। तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि उसके ख़्याल में शायान उस दिन उसे प्रपोज़ करने वाला था।
تو कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहाँ आ गए। फिर वो कोई बात किए बगैर ही अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाजमा उस वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गईं। मुलाजमा के जाने के बाद फायजा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शायान की तरफ से पहल का इंतजार क्यों करती रही? खुद से क्यों ना कह दिया? दोनों हाथों से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फायजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फायजा उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया का रुका दरवाज़ा तानिया कार का दरवाज़ा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब उसने फायजा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया? अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो उस इंतज़ार को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुलसरात पर खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी, या तो हट जाओ या गुजर जाओ। ठहरना मत। ठहरने वाले का पोर पोर जख्म बन जाता है। वो चुपके से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शायान, मगर आगही के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फायजा ने तासुब से सोचा। एक हाथ में फाइल और दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफी अफरा तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूं। मरियम ने उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रख कर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए बुरा मान कर बोली, वैसे पापा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी, अगले दिन मैं रिजाइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? आंखें निकाल कर बोले, आप भी तो दे रहे हैं। आराम से कहकर उसे सिलाई उठा ली। अच्छा, आराम से खाओ। उसे जल्दी जल्दी सिलाए मुंह में ठूंसते देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार लपेट कर साइड में रख दिया। उन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए ग्लास में जूस निकाल कर उन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना उनका मामूल था। फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। उसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चले? तुम बाद में चली जाना। उसने पहले मरियम बोल पड़ी, फिर उस पर से निगाह उठाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके। उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। अच्छा सुनो, उन्हें उठता देख कर वो मजीद बोली, ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलते जाना। रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनका मूड एकदम से बदल गया और रुखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं उन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन लाइनमी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफ़ा तो नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे, तुम्हारा वहम है। वो शायद बताना नहीं चाहते, इस ख्याल से मैंने कभी ज़्यादा कुरेदा नहीं, और अब तो मुझे भी अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का उनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए, और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं, और उनकी इस हैसियत में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराज़गी की कोई वजह भी तो नज़र नहीं आती। फिर उसका गाल टपकते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी? वो सर झटक कर बोली, हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफ केस उठाकर दो सीढ़ियाँ उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे, और तफक्कुर उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था।
कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे के दरवाज़े पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच ली। अचानक ही उनके चेहरे से बेहिसी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज़ कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम उसे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह ही सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा था। इस वक्त भी उनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खम से कुछ ऊपर ही ख़त्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे। मगर अब उठता मगर अब 48 बरस की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। अलबत्ता उनकी फिगर पर उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ा था। सोचते-सोचते अब उसकी ज़हनी रो नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। उसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को उनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। चनपटियों से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने भी कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके उठने, बैठने, चलने-फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। उन दोनों लोगों को साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती थी, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, जिससे फ़ौरन ही दबाते हुए उसने मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफ़िस भी जाना है। हाँ, मुझे याद है। वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा फिर आखिर उसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें अंसर कैसा लगता है? उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। जैसा है वैसा ही लगता है। उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो ज़ोर देकर बोली। मुझे क्या मालूम? उसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं है? आखिर तुम दोनों बचपन की दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही ख़त्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वेंडर है। और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भर कर कह ही दिया, असल ने तुम्हें प्रपोज किया है? खुद? वो हैरान हुई। मुझसे तो रोसा ने ही बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी बैठी रही। तो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है। मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुम्हें ही करना है। सोच समझ कर जवाब देना। मामा लेकिन उसे कुछ बोलना चाहा, मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बार कोई टाल-मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज़ अभी इस ज़िक्र को रहने दें। उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? ज़ाहिर-सी बात है, ये सवाल उसे जवाब माँगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली। और जब मैं 24 साल की थी तो मेरी गोद में थी तुम। वो रुक कर उसकी फ़क होती शक्ल देखकर बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और अब भी कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी आँखों में एकदम ही शायन का चेहरा उभर आया, तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोलकर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा, मैं कहूँगी तुम्हारे लिए आंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तौक़ुफ़ किया, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया, ये वक़्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गँवाओ। मैं जाऊँ? कुछ देर बाद उसने हल्के से पूछा। हाँ, जाओ। उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा। उनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गए। तुम गई नहीं? वो खिलाफ़े मामूल उस वक़्त उसे घर में देखकर हैरान हुए थे। बस जा रही हूँ। फिर बेड पर उनके बराबर टिकते हुए बोली, जहाँ वो नीम-दराज़ थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है। वो कज़न मुस्कुराए। अज़र फ़ारूकी कुछ झिझके फिर पूछा, नूरुल हुदा भी घर पर है? नहीं, वो तो ऑफ़िस जा चुके हैं। आहिस्ता से कहकर उनके हाथ चूम कर कहा, आई लव यू दादा जान। वो जानती थी कि अल्फ़ाज़ उनकी तकलीफ़ का नेमुल बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो उसे हौसला हुआ। फिर उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो बाहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज वैक्यूम मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए।
वो गाड़ी में बैठे-बैठे ही खिड़की से सर निकाल कर बोली, "डॉक्टर साहब, आप इस वैसे ठीक वक़्त पर आए हैं। आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं।" वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, "हर मंगल को मुझे कर्नल साहब के चेकअप के लिए आना ही होता है और आज भी मैं शाम को आने ही वाला था, पर फ़ारूकी साहब का फ़ोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज़ है, तो मैं सुबह आ गया।" "आपको पापा ने फ़ोन किया है?" वो खुशगवार हैरत से बोली। "हाँ।" "अच्छा?" वो हँसी। "ये बात दादा जान को ज़रूर बताइएगा।" "बता दूँगा।" वो नासमझी से बोले और तानिया उन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल ले गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। यूँ ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शान को सखर गए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और इस तमाम अरसे में शान की सूरत देखना तो दूर, उसने शान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। हालाँकि उसका दिल बहुत चाहा कम से कम एक बार तो उसे फ़ोन कर ले, मगर उसने सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्ज़ा भी नहीं थी। इंटरकॉम की बीप पर उसका ध्यान हटा था। "हेलो?" इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए उसने कहा, "मैडम, मिस फ़ाइज़ा आपसे मिलना चाहती हैं।" "हाँ, अंदर भेजो और चाय भी।" फ़ाइज़ा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फ़ाइज़ा के यूँ ऑफ़िस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ाइज़ा एकदम से उसके ऑफ़िस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो और आते ही बोली, "शायान के फ़ादर को हार्ट अटैक हुआ है।" तानिया कितनी ही देर कुछ बोल न सकी। फिर कोशिश करके उसने खुद को हिलने पर आमादा किया। "वो ठीक है? समझो जान बची है।" फ़ाइज़ा खुद भी परेशान नज़र आ रही थी। "ये भी बड़ी बात है।" तानिया उसे दिलासा देने को कहा, फिर पूछा, "अब उनकी कंडीशन कैसी है?" "अभी तो सुबह उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। परसों रात से तो आईसीयू में थे।" तानिया को ख़्याल आया कि वो जब से आई है, खड़ी है। "अच्छा, बैठ तो जाओ।" "नहीं।" वो इस तरह खड़ी रही। "मैं अस्पताल जा रही हूँ। रास्ते में तुम्हारा ऑफ़िस आया तो सोचा तुम्हें इत्तला कर दूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ।" तानिया ने जल्दी से कहा, फिर इंटरकॉम पर तारिक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइलें समेटने लगी। "यस मैडम।" ज़रा देर में कुदेर उमर साहब ऑफ़िस में थे। "तारिक साहब, ये फाइल्स मैंने देख ली हैं। जैसे ही पापा फैक्ट्री से आएँ, साइन करवा लीजिएगा। और ये कोटेशन सुप्रीम कोर्ट को डिप्रोवेशन को आज ही फिक्स होनी जानी चाहिए, ओके? और अगर पापा मेरा पूछें तो कह दीजिएगा कि ज़रूरी काम से गई हूँ। 1 डेढ़ घंटे में आ जाऊँगी।" जल्दी-जल्दी बोलते हुए उसने 2 फाइलें उनको पकड़ाईं, फिर बैग का स्ट्रैप कंधे पे डालकर मोबाइल और चाबियाँ उठाती फ़ाइज़ा को अपने पीछे का आने का इशारा करती ऑफ़िस से निकल आई। फ़ाइज़ा के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। "कौन से अस्पताल में हैं?" "आगा खान।" सड़क पर आते ही तानिया ने पूछा था और फ़ाइज़ा के जवाब पर वो खामोशी से ड्राइव करने लगी। मगर कुछ याद आने पर पूछा, "शायन को पता है? अंकल को हार्ट अटैक हफ़्ते की रात को हुआ था और शायन हर वीकेंड पर कराची आता है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था।" तानिया ने हैरत से उसे देखा। "शायन हर वीकेंड पर कराची आता है?" "हाँ।" फ़ाइज़ा ने उसके लहज़े पर ध्यान दिए बगैर कहा। "बहुत परेशान है बेचारा। मुझे तो डर है कहीं खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से बहुत मोहब्बत करता है। परसों रात से हॉस्पिटल में है। एक पल के लिए भी नहीं सोया। ना खाने-पीने का ही कुछ होश है उसे।" वो शायन का अहवाल क्या सुनती, अभी तक उसकी हैरत ही ख़त्म नहीं हुई थी। फ़ाइज़ा ज़रा देर को खामोश हुई, तो उसने फिर पूछा, "फ़ाइज़ा, क्या वाक़ई शायन हर वीकेंड पर कराची आता है?" "हाँ बाबा, हर वीकेंड पर।" वो तानिया की बार-बार तकरार से उलझ गई। "अगर कोई ज़रूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है।" वो विंडस्क्रीन के बाहर के पार देखकर बोली। फ़ाइज़ा को एकदम ख़्याल आया और वो तेज़ी से उसकी तरफ मुड़कर बोली, "क्या वो तुमसे नहीं मिलता?" तानिया ने तलख़ी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। "फ़ोन तो करता होगा।" इस बार तानिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फ़ाइज़ा चुप सी हो गई। वाह! शायान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राख कर डाला। इस पर क्या शान-ए-बनियाज़ी है कि मुड़कर ख़बर तक न ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद न उड़ा सके? उसकी आँखों में चुभन बढ़ने लगी तो उसने डैशबोर्ड पर रखे सनग्लासेस उठाकर आँखों पर चढ़ा लिए। चोट तो लग लग गई, लग चुकी, अब ज़ख्म दिखाने का क्या फ़ायदा? गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। फ़ायज़ा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी तो ध्यान आया और वो अभी तक अपनी सीट पर है और उसने इंजन भी बंद नहीं किया तो पलट कर पूछा, "तुम अंदर नहीं आओगी?"
तुम चलो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। वो बदचतुर सामने देखते हुए बोली और फ़ायज़ा के उतरते ही वो सन्नाटे से गाड़ी भगा के ले गई। काफ़ी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी खुद के उबाल में कमी नहीं आई, तो थक कर उसने घर के रास्ते पे गाड़ी मोड़ दी। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र मुलाज़िमा पर पड़ी, जो उसे पुकार कर कहा, "खदीजा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई डिस्टर्ब ना करे।" फिर वो रुकी नहीं और सीधी अपने रूम में आ गई। जज़्बाती टूट-फूट के बाद उसके अआसाब शिकस्त आने लगे थे। उस पर हिजान तारी था। दरवाज़ा लॉक करके उसने हाथ में पकड़ी हर चीज़ बेड पे फेंकी और खुद कापट पर घुटनों के बल गिर पड़ी। हौले-हौले लरजते हुए खुद कलामी कर रही थी। मेरा एतबार तोड़ने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी शायान। अगर कोई वजह होती तो तुम मुझसे लड़ते, मुझे इल्ज़ाम देते, मगर तुम तो बिना कुछ कहे ही पलट गए। लफ्ज़ों का आज़ाद दे जाते, मैं कब तक तुम्हारी खामोशी सुनूँ? कुछ तो बोला होता शायान। मैं समझा लेती खुद को, तुमने धोखा दिया है, मगर अब क्या करूँ? खुद को कैसे समझाऊँ? अब उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। दर्द से फटते अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े उसका गला रंध गया था। कसूर तुम्हारा नहीं, गलती मेरी है। मैंने क्यों तुम पर एतबार किया? मैंने क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? जब साथ ही नहीं देना था, तो क्यों मेरे पास आए? अगर जाना ही था, तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में आने का हक तुम्हें नहीं। तुम्हें क्या हक था? पास आकर दूर जाने का, झलक दिखाकर चुप जाने का खेल बहुत बार खेला होगा। अब चिल्ला रही थी। बहुतों बहुतों को तड़पाया होगा तुमने। बहुत होंगी जो तुम्हारे लिए रोती होंगी, मगर मैं तानिया फारूकी हूँ। उन बहुत सी लड़कियों से बहुत अलग। मुझे तड़पता देखने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी शायद। ना मैं तड़पूंगी, ना रोऊँगी। तुम वो नहीं जिसके लिए मैं खुद को बर्बाद कर लूँ। वो कह रही थी कि वो रोएगी नहीं, मगर दोनों बाजू सख्ती से अपने गिर्द लपेट कर पेशानी घुटनों से टिका कर वो घड़ी बनी गठरी बनी वो टूट-फूट कर रो। सूरज ढल चुका था और कमरे में अंधेरा उभरने लगा था। लेकिन तानिया ने लाइट जलाई, ना ही पर्दे समेटे। वो बेहिस्सो हरकत, औंधे मुँह कापट पर सिमट कर लेटी थी। अब वो रो नहीं रही थी। उसका चेहरा सता हुआ था। बाल बेतरतीब हो रहे थे। बिखरे-बिखरे हुलिये के साथ उसके सर में दर्द की तेज़ लहरें उठ रही थीं। कई घंटों तक रोने की वजह से वो थक चुकी थी और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर बेड के दराज से पेन किलर्स ही निकाल कर ले लें। फिर कुछ वक़्त ही सही, मगर उसने खुद को हिलने पर आमादा कर ही लिया। वो खिसक कर टेबल की तरफ गई। टेबल के सहारे से बैठने के बाद उसने जग से पानी ग्लास में डाला और ग्लास पकड़ कर उठते हुए बेड पर आकर बैठ गई। फिर दराज खोल कर पेन किलर निकाली और 2 गोलियाँ पानी के साथ लेकर ग्लास साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। उसका दिल चाह रहा था कि सो जाए, मगर आँखों में दर्द इतना ज़्यादा था कि बंद करना भी मुश्किल था। वो चित-लेटी नींद आ जाने का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में आई तो आईने में अपनी सूरत देखकर हैरान रह गई। आँखों के गिर्द हल्के सूजे हुए थे। नहाने से चेहरे की मसमर्दगी तो कम हो गई थी, मगर जर्दी झलक रही थी। उस हालत में सबका सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर उसके सिवा चारा क्या था? गीले बालों को ड्रायर से खुश्क करके वो ड्राइंग रूम में ही आ गई थी। उमैर, उज़ैर तो कॉलेज जा चुके थे और दादा जान भी नाश्ता उनके साथ करके उस वक़्त स्टडी में चले जाते थे। मरियम अलबत्ता नूर हुदा के साथ ही नाश्ता करती थी और जब से तानिया ने ऑफ़िस जाना शुरू किया था, वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती। नूरुल हुदा उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गए। उन्होंने मरियम की तरफ देखा। उनके तासुरात भी नूरुल हुदा से मुख्तलिफ नहीं थे। "बहादुर, मेरे लिए चाय ले आ।" स्लाइस पर बटर लगाते हुए वो खुद को नॉर्मल पॉज़ करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोली थी। "तुम्हें क्या हुआ है?" मरियम उसके पॉज़ करने से ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी। तानिया को भी अंदाज़ा था कि कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा। उसने चाय का कप उठाया जिसे अभी-अभी बहादुर छोड़ गया था और सेब लेकर बोली, "अब तो ठीक हूँ, मगर तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए ऑफ़िस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टैबलेट लेकर सोई तो 1 घंटा पहले ही आँख खुली है।" उसने गैर महसूस अंदाज़ में कल सारा दिन कमरा नशीन रहने की भी वज़ाहत कर दी। "मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।" "जी, मामा।" वो उनकी ताकीद के जवाब में बोली। मरियम कदरे मुतमईन होकर नाश्ता करने लगी, मगर नूर और हुदा
اسے مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ روز اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھرتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نور چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزارنے کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کے لیے تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائک کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی طرف دوسری طرف تانیہ کو دیکھ انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اسے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ کہیں؟ وہ متن کوشی ہوئی۔ بات تو کوئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔ اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ اسی پلسرات پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، سب گنوا دوں گی۔ مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی۔ پر نفع کس میں ہو، نقصان کہاں، حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ تانیہ دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جونک تو لگی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے کتنی دیر تک وہ اسے اپنے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہی۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ وہ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پیٹ میں نکالیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ زہر کے تعصب سے بولنے پر بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا۔ تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی دادرسی میں دادا جان نے ذرا روب سے بولے تو عمیر جھٹ سے بولا۔ ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائش ہی چھڑا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اسی لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو زہر بیچارہ اور روحان سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔
دیکھا، تم تینوں میں عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی سے نے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا مافہمہ سے بے خبر نہ جانے کتنے باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ کو اس وقت چونک کے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پہ رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پہ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کب بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائی۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ ٹیبل پہ رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر ان کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اسے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے۔ حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان گو کے ریٹائر تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی ختم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روب جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے تھے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے جاؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائے۔ کیوں؟ اس کا انداز موز وہی تھا۔ مجھے کورس کی بہت کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھول پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اٹھتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی خوشبو، صحرا میں بہتی ہوئی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں اور سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی اور انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل میں نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے نا؟ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ مجھے جانا پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا، اسی سے حوصلہ پکڑ کر بولی، اگر تھوڑی دیر کے لیے تو جا سکتے ہیں بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے لائف سٹائل اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ بھی اسکیچز بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے آپ پہلی بار کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔
اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ عامی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائر لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کے خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدا نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے آنکھیں جھکا رکھی تھی، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدا کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدا بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیٹے نور الہدا کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب کبھی ہنسنا جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ فرزہ فروغی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فروغی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا